धन्यवाद। आदरणीय मंच और मैं अभी बैठ के सुन रहा था तो ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, तो बहुत सारे फैक्ट्स की भी बहुत आवश्यकता है। पत्रकार के लिए बहुत बोलेंगे ऐसा स्वभाव आवश्यक नहीं, और एकेडमिशियन के बीच में फैक्ट मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत पुख्ता होने चाहिए। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि संपादन में संक्षेपण निहित है, विषय बहुत बड़ा है, उसे छोटा रखते हुए भी कुछ फैक्ट हमें मिलें इस विमर्श का। जो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी, ट्राइब्स और टेक्नोलॉजी की बात की, मेरा काम भाई संजय पासवान जी ने सरल कर दिया है। पहले जो विषय का जब भूमिका रखते में जब ये कहा गया कि ये थोड़ा सा आगे जाके नैरो होता है, लिटिल ट्रेडिशंस की बात होती है, मुझे लगता है कि ये कहना या ये सोचना अपने आप में एक जगलरी ऑफ वर्ड्स, और ख़ासतौर से जो एकेडमिक जगत में चलता है उस ट्रैप में फंसने वाली बात है। भारत का जो दर्शन है वो कहीं पर किसी भी अंतिम सिरे तक जाते में भी नैरो नहीं होता, और ट्राइब ट्रेडिशन में अगर वो नैरो हो गया होता, उसका इंक्लूजन नहीं हुआ होता, तो ग्रोथ स्टोरी हमारी वो नहीं होती जिसके आंकड़े आज हमारे पास हैं, जिसकी कहानी हमारे पास है। पहले तो उस विकास गाथा का उसका आकार कितना था उसको समझना चाहिए। एंगस मेडिसन का मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि बहुत पुराना काम नहीं है। 2001 में ये एक्सरसाइज हुई, और औद्योगिक देशों का जो संगठन है OECD, उसके निर्देशन पर बेल्जियम से ये काम शुरू हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और उसमें पूरे 1000 सालों में, इस पूरे मिलीनिया में आर्थिक इतिहास दुनिया का क्या है उसकी छान फटक करने की कोशिश की गई। और जब देखा गया कि पिछले 1000 सालों में आपने क्या क्या किया, आज आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात नहीं, तो जब देखा गया तो पता चला कि 1500 ईस्वी तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का जो अंश था वो उस पूरी तालिका में सबसे ऊपर था, सर्वोच्च था, 35 से 40% था। और अगर आप इसमें चीन को भी मिला देंगे तो दोनों का मिलकर ये जो योगदान है 60 से 70% हो जाता है। ये वो चीज है कि आगे मैं उसे नॉलेज ट्रेडिशन से भी जोड़ूंगा कि एक तरफ तो जब 1000 सालों का इतिहास लिखा जा रहा है तो भारत का आकार उसमें दिखाई दे रहा है कि बाकी दुनिया कहीं है ही नहीं, मगर देश में राजनीति वो चल रही है जो देश को ही नहीं देखना चाहती। अमेरिका में जाके भाषण दिया जाता है कि नहीं, ये तो संघ राज्य है, भारत जैसी कोई चीज नहीं है। कैसे जुड़ती है चीज कि जिसे भारत तक आने के रास्ते की खोज, इसका श्रेय दिया जाता है। वो वास्को डी गामा जब आ रहा था तो कान्हू जी उसके आगे अपना जलयान चलाते हुए आ रहा था और रास्ता पूछते हुए आ रहा था। कान्हू जी का जो जहाज था वो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा था, और ये कोई वामपंथी इतिहासकारों ने क्या लिखा वो छोड़ दीजिए, ये खुद वास्को डी गामा ने लिखा है कि मैं कान्हू जी का पीछे पीछे चल के आया हूं। तो जो पीछे पीछे चल के आया उसे खोज का श्रेय देना, कान्हू जी के पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो साइज था, जो समृद्धि का वो वाहक था, उसको इग्नोर कर देना ही भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ की पूरी स्टोरी को नकार देने की कहानी है। ये कान्हू जी की कहानी है, ये वास्को डी गामा की कहानी है। और दूसरी चीज है कि जब हम जनजातीय समाज की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति की, जनजाति की, जाति की, ये सब बात करनी किसने शुरू करी? संजय जी का ही एक लेख था, हम ब्रेन वॉश रिपब्लिक पर एक पुस्तक है, उस पर हमने एक सेमिनार किया था। उसमें जातियों में परस्पर गति कैसी रही और ब्राह्मणों को कैसे आपने एक फ्रेम में रखा, शूद्रों को एक फ्रेम में रखा, और अंग्रेजों की जो चाल थी कि बांटो और राज करो, तो इस फ्रेम के माध्यम से राजनीति को हमने चलाना है और अर्थव्यवस्था को खास तरीके से दिखाना है।
इसलिए मिथ्या दोषारोपण की जो कहानी शुरू हुई वो संजय जी ने उस लेख में रखी थी। और वास्तव एक विजय सोनकर शास्त्री जी की भी एक पुस्तक है जो काशी वाले हैं, उन्होंने लिखा कि क्या वास्तव में शूद्र वैसे हैं जैसा अंग्रेज हमें दिखाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स दिखाना चाहते थे, या वामपंथी इतिहासकार दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चमार जो शब्द है जाति का, वो चंवर राजवंश था। उन्होंने शोध के आधार पर प्रमाणित किया। और चंवर राजवंश एक बार मुगलों से हारता है तो उसके लिए काम क्या निर्धारित करते हैं कि आपको हमारे हरम की गंदगी उठानी है और मरे हुए जानवरों की खाल निकालनी है। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा अपना, काम उनका दूसरा हुआ। और ये एक विसंगति पैदा करने का काम आक्रमण के साथ भारत में ये हुआ है। और बाद में अंग्रेजों ने इस सारे अत्याचार का इल्जाम बाकी जातियों पर कैसे लगाया। जाति में वास्तव में आप देखेंगे कि वो कामना करते हैं, जब ज्ञान की बात कर रहा हूं तब मुझ में ब्राह्मण का तेज हो, क्षत्रिय का दर्प हो, चमक हो, वैश्य वाली समृद्धि हो। ये सारी चीजों की जब बात कर रहा है ये समाज, तो जातियों में गति है, मगर इस गति को विसंगति कैसे बनाया जाए, ये पूरी एक्सरसाइज इसी चीज की थी। और जातियों को लेकर अंग्रेजी समझ के मामले में मैं ये भी कहता हूं कि बहुत सारी चीजें जिनके लिए अंग्रेजों के पास कोई शब्द ही नहीं है, जैसे रिलीजन धर्म को परिभाषित नहीं करता, जाति को उन्होंने, और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें बरतते हैं, संस्कार के लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको। हम संस्कार, जीवन, हमारे 16 संस्कार हैं, अभी बात हो रही थी, मगर आपको अंग्रेजी में कोई संस्कार शब्द मिलेगा क्या? रोजमर्रा की चीजों के मामले में घी हम सब बरतते हैं, घी को अंग्रेजी में आपने सुना क्या कि घी को क्या कहते हैं? घी के लिए कोई शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ठंडी जगह है, मक्खन खराब नहीं होता, तो दूध की यात्रा मक्खन पे आके खत्म हो जाती है। हमारी दादी नानी को पता था कि नहीं, मौसम तो बदलते रहते हैं, और जब मौसम बदलता है तो इसके आगे ये खराब हो जाता है, इसलिए इसे तपाना पड़ेगा। तो अगर तपाओगे तो जो निकलेगा वो टिकेगा। तो जैसा काम उन्होंने घी के साथ किया वैसा ही जातियों के साथ भी किया कि तपाना है तो संस्कारित करना पड़ेगा, जैसे टिकाऊ बनाना है व्यक्ति को। और उसमें एक और सोच है कि आपको फिर यहीं लौट के आना है, इसलिए एक का खराब करोगे तो सबका खराब करोगे। ये सोच सिर्फ ब्राह्मणों तक नहीं है, ये सोच सिर्फ क्षत्रिय तक नहीं है, ये पूरे समाज की सोच है। और जब हम कहते हैं ट्राइबल ट्रेडिशन में, मैंने वनवासी कल्याण आश्रम में जो हमारे बंधु थे, मैंने कहा कि नहीं, ये सोच जो हमारे समाज की है, इसको अगर हम एकेडमिक तरीके से आइडेंटिफाई करें तो हमने करीब 200 ऐसे शब्द लिए कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक ही तरह से सोचते हैं, कैसे जीवन एक ही है, भूगोल अलग होगा, रंग अलग होगा, भाषा अलग होगी। तो हमने कहा कि आपके यहाँ दूध के लिए क्या शब्द है, सांप के लिए क्या शब्द है, सपने के लिए क्या शब्द है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है उसके लिए क्या मान्यता है। ये जब सब चीजें निकाली और उसकी एक ग्लॉसरी बनाई तो पता चला कि आंध्र का व्यक्ति भी वही सोच रहा है जो राजस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है। शब्दों की इटिमोलॉजी भी पता चली, उनकी नॉलेज ट्रेडिशन भी पता चली, और सब जुड़े हुए हैं। ये अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उसने तो जैसे घी के लिए बटर ऑयल एक शब्द है वो निकाला, ऐसे ही कास्ट निकाल दिया शब्द। जाति और कास्ट अगर एक है तो फिर वंश क्या है, फिर गोत्र क्या है, अल्ल क्या है? अगर आप ये देखोगे तो डिक्शनरी छोटी पड़ जाएगी, हम जितने बारीक जाते हैं। ये पूरे समाज में ये संकीर्ण होने वाली बात नहीं है। इसमें आगे कुछ प्रश्न हैं कि ये कहा जाता है कि शूद्र आचार्य थे और आर्यों के दुश्मन थे, आर्यों ने पराजित करके दास बनाया। अगर सही है ये बात तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, यहाँ पर शूद्रों का गुणगान क्यों किया गया है, और क्यों अपने को शूद्रों का कृपा पात्र होने की कामना की गई है? मेरी संजय जी की इस पर एक बार लंबी बात भी हुई है। फिर शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जनजातियों पर भी ये बात लागू होती है, इसलिए मैं शूद्र के प्रकारांतर से कह रहा हूं कि ये सब जगह पर लागू होती है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। अगर ऐसा था तो एक शूद्र सुदास वो ऋग्वेद के श्लोकों की रचना कैसे कर सकता है? अगर इतना ही आपस में फर्क था और ज्ञान जो परंपरा थी वो सर्वव्यापक नहीं थी, तो फिर सुदास ने कैसे कर दिया ये? उसी तरह से ये कहा जाता है कि वो यज्ञ नहीं कर सकता था। अगर वो यज्ञ नहीं कर सकता था
तो फिर सुदास ने यज्ञों में भी सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कैसे कर दिया उसने, और यज्ञ करने वाले शूद्र के का उसका अभिवादन कैसे होगा, उसकी विधि का भी उल्लेख मिलता है। अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो ये फांक किसने पैदा करी? मुझे लगता है कि हम लोगों ने प्रश्न पूछना छोड़ा क्लासरूम में। जो हमारे यहाँ की गुरुकुल की परंपरा थी, जो हमारे ज्ञान की परंपरा थी, हमने सबसे मौलिक सवाल पूछने छोड़ दिए। जो कहते हैं कि आर्य ऐसे थे, द्रविड़ ऐसे थे, उन्होंने मारा, इन्हें भगाया, एक तरफ समेटा और सारा ज्ञान एक तरफ था। मैं कहता हूं हमें पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, ये सब पढ़ाते हैं, मगर कोई दुनिया में एक देश आप ऐसा बताइए जो पढ़ाता हो कि हमारे यहां से गए थे। अगर कहीं से गए नहीं थे तो फिर आए कहां से थे? ये प्रश्न हमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? ये वो प्रश्न हैं जिन पर आपको पता चलेगा, और उस जैसे ही इस तरह के प्रश्न आएंगे वहीं पर जनजातीय समाज की उन्नति क्या थी, उनकी तकनीकें क्या थीं, किसके पास आज कैसा कैसा ज्ञान है। मैं देश भर में घूमता हूं और वर्ष में करीब करीब 2 बार पूरे देश में अलग अलग जगह पर जाने का मौका मिलता है, और मैं हतप्रभ रह जाता हूं जिस तरीके की तकनीकें मैंने जनजातीय क्षेत्रों में देखी हैं। और ऐसा नहीं इस पर शोध नहीं हुआ है। मुंबई में एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उसने शोध किया और 4 जनजातियां ली उन्होंने मध्य भारत की। बड़ा लंबा शोध था, 3 दिन उनको बुलाया भी गया, जो तारामंडल है वहां पर बुलाया भी गया, और ये उनके खगोल के बारे में ये लोग क्या जानते हैं। एक तरफ तो हमारा शब्द है खगोल, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आज भी जिद पाल के बैठे हैं कि धरती चपटी है। उस समय पर हमारा ये ट्राइबल ट्रेडिशन क्या कहता है, खगोल के बारे में वो कितना जानते हैं। तो ये 4 सालों का शोध था और उसमें पता चला कि मुख्य धारा जिसे आप कहते हो और जो ये कहते हो कि ये कटी रहती हैं जनजातियां, उसमें आनुवांशिक परंपरा से बहुत गहरा खगोल विज्ञान का ज्ञान उनके पास में है, और ये राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकता है। कैसा था वो ज्ञान कि जो तारामंडल था, प्लेनेटोरियम था, कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से उनको आकाश की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, और उनसे बड़ा जो लोग पीएचडी करके बैठे हैं, जो इसके विशद जानकार हैं, वो एक जंगल में रहने वाले से सवाल पूछ रहे हैं, और उन्होंने चर्चा की तो पता चला कि मान्यताएं इनकी आध्यात्मिक होंगी मगर ज्ञान इनका वैज्ञानिक है। और कैसा था कि उन्हें सप्तऋषि पता है, उन्हें ध्रुव तारा पता है, त्रिशंकु तारामंडल उन्हें पता है, मृगशिरा, कृतिका, नक्षत्र, इनकी स्थिति कैसे बदलती है, ये सब चीजें उनको पता हैं। और मेष राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, कैसे कैसे समय में आकाश कैसा दिखता है और उसका परिणाम आगे कैसा होता है, ये सब जानते हैं। जिन्हें आप मूर्ख समझ रहे हो वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आप किताब पढ़ते हो, वो आसमान पढ़ के बता देते हैं कि आगे वेदर फोरकास्ट नहीं पढ़ना पड़ता उन्हें, ये सारी चीज जानते हैं। मैं एक और चीज कहता हूं, सप्तऋषि तारामंडल में हमें 7 दिखते हैं, मगर दक्षिण भारत में और इन जातियों में भी शादी का मुहूर्त देखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये वशिष्ठ और अरुंधति का समय है। जिन 4 को आप 7 को देखते हो, उसमें से 2 तारे ऐसे, एक तारा ऐसा है कि बहुत चमकीला दिखाई देता है, और वास्तव में वो 6 तारों का एक समूह है। हमारे यहाँ से वो शायद 81 प्रकाश वर्ष उस रोशनी को आने में लगते हैं, और वो जनजाति के लोग जानते हैं कि नहीं, ये एक जो देख रहे हो ना, एक नहीं है, ये 2 ग्रुप हैं, और वर्ष में एक समय पर ये एक दूसरे के निकट आते हैं। जब ये तारे एक दूसरे के निकट आते हैं, जिसमें से एक को वो मानते हैं ये वशिष्ठ है, दूसरा अरुंधति है, अरुंधति और वशिष्ठ जिस समय निकट आएंगे उस समय अच्छा है, हम शादियां करेंगे, इस समय जोड़े बनते हैं, ये उनकी मान्यता है। आप नंगी आंखों से अभी भी एक तारा देखते हो, उन्हें पता है कि नहीं, ये 2 तारामंडल हैं। ये ज्ञान किसका है? ये उन 4 जनजातियों में मिल जाएगा, और ये वास्तव में डॉक्यूमेंटेड है। करंट साइंस जो मैगजीन है उसमें ये लिखा गया है, और एकदम से नहीं, इसमें गैप भी रहता है, करीब 18 महीने का गैप रहता है। 18 महीने तक उस बारीकी को पकड़ना, आप सोचिए कि मैं बाकी तर्कों में नहीं जाऊंगा। एक जैसा मैंने कहा कि धरती को नहीं जानना,
सौर मंडल को नहीं जानना और सबसे ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी बताना, ऐसी जो परंपराएं वो भारत की ज्ञान परंपरा को काटती हैं, समाज को काटने का काम करती हैं। झारखंड की एक और जनजाति की बात करूंगा मैं, असुर जनजाति कहते हैं। मगर भारत का जो धातु कर्म है उसको इस जाति से समझिए। और असुर शब्द की व्याख्या क्या, अभी जो कुछ लोग महिषासुर को अलग तरीके से रखते हैं वो नहीं, मुझे लगता है ये जो ऋग्वेद में शब्द आया है अयस, वो अयस्क से भी मिल सकता है और वो असुर से भी मिल सकता है। ये व्युत्पत्ति शास्त्र जो एटिमोलॉजी पर काम करते हैं उन्हें बताना चाहिए। और धातु कर्म आज से 2000 वर्ष पहले भारत में शुरू हो चुका था, ऐसे तथ्य मिलते हैं। ये ऋग्वेद का शब्द मैं वहीं से बता रहा हूँ। और दिल्ली में जिसे आप कुतुब मीनार कहते हैं उसके पास में एक बड़ा स्तंभ लगा हुआ है, उसमें 98% लोहा है, मगर 2% में कौन सी धातु मिलानी है, कितनी तपा के मिलानी है, वो खेल है कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। और ये ज्ञान आपको पश्चिम से नहीं आया है। धातु कर्म की बात अगर करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक जगह है बालकोट, वहाँ खुदाई में एक भट्टी मिली है जो विट्रीफाइड टाइल्स की हम बात करते हैं, जिसका बड़ा ऐड होता है आपको अभी एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे बड़ी बड़ी टाइल्स के ऐड। वो विट्रीफाइड टाइल कैसे बन सकती है, वहाँ पर भट्टी मिली है उसकी कि उतना तापमान पैदा किया जा सकता है। इसी तरह से एक धातु कर्म में एक अजीब ज्ञान में बताता हूँ कि जस्ता या जिंक ये बनाना सरल नहीं है। और ये बनता कैसे है कि बनाना सरल क्यों नहीं है कि जस्ता जो है वो 420 डिग्री जो है सेल्सियस उस पर पिघल जाता है और 907 डिग्री सेल्सियस हो तो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। मगर जैसे ही पिघला है वहां पर उसको ठंडा करना, जिंक बनाने के लिए एक धातु को एक सीमा तक गर्म करना और तुरंत ठंडा करना, तब हमें जस्ता प्राप्त होगा। ये उदयपुर के पास में जावर जो क्षेत्र है वहाँ पर खाने हैं, वनवासी क्षेत्र है और वहाँ के जो वनबंधु हैं वो जानते थे कि जस्ता कैसे बनाया जाएगा। और 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया है रत्न समुच्चय, उसमें इसका उल्लेख भी है। यानी ग्रंथ को ये कहना कि ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके पास हैं, वो ज्ञान नीचे नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो उदयपुर के पास में वो जस्ता बनाने की आपको नहीं मिलती तकनीक, वो भारत में आपको मिली। आज जो आप कहते हैं वुड स्टील जो कहते हैं, जिसे बाद में दमिश्कस स्टील भी कहा गया, वो कहाँ से गया? वो भारत का ही इस्पात है जिसमें जंग नहीं लगता। तो धातु कर्म में भी भारत वो है, इसका ज्ञान वो है कि जिसका लोहा दुनिया माने, वो भारत है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और पोरस की बात करते हैं। पोरस ने सिकंदर को 30 पौंड लोहा दिया था, इसी तकनीक से बना हुआ। इसे हमें बताना चाहिए। आप हमसे लेके गए हो, आज वुड स्टील की बात करते हो, दमिश्कस स्टील की बात करते हो, वो 30 पौंड कौन सा था, इसकी बात कोई नहीं करता है। और आचार्य चाणक्य ने इसका लौह अयस्क उसमें शामिल हैं, धातुओं को निकालने की विधि कैसी है उसका आचार्य चाणक्य ने भी बताया है। और आपकी ट्राइबल ट्रेडिशन में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं जो एक राज्य का वित्त मंत्री, गृह मंत्री, डिप्लोमेट जो बता रहा है। यानी नॉलेज का पर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक एक अक्षुण्ण परंपरा उसकी भी है, वो भी दिखाई देता है। और इंदौर के पास अभी हमारे सामने प्रियांक जी हैं, मध्य प्रदेश से, विदिशा से, ज़्यादा दूर नहीं है इंदौर। वहाँ पर मालवा में धार के पास में एक 16 मीटर का लौह स्तंभ है, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। और चंद्रगुप्त वाला मैंने बताया आपको, दिल्ली का जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त के समय में स्थापित किया गया, मगर बना उससे भी पहले था, वहाँ से लेकर उसको आए। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठोस लोहे की बीमें उसमें इस्तेमाल हुई हैं। एक मैग्नेट इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से वो मूर्ति हवा में दिखाई देती थी। और उसका एक बड़ा भारी एक आकर्षण चुंबकीय क्षेत्र भी था, बाद में उसे डिसमेंटल करने की कोशिश की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो तकनीक की बात करते हैं उसमें पत्थर का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, तीर कमान वाले, इन सबको कहा कि नहीं ये जनजातीय समाज है। अंग्रेज़ों ने तो उसे कई चीज़ों में अपराधी समाज कहा जिसके पास इतना ज्ञान था।
उसे अपराधी समाज कहा। आज आप सोचो कि क्या कोई बहुमंजिली इमारत, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है, क्या बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के आप बना सकते हो? यूरोप में बड़ा पैसा कमाया जा रहा है, पिज़्ज़ा की मीनार दिखाते हैं। पिज़्ज़ा की इमारत जो है वो खराब इंजीनियरिंग का नमूना है और कुछ नहीं है। एक बिल्डिंग जो समय के साथ झुक जाए, आप उसे बताओगे कि देखने आओ, वो इंजीनियर का नाम बताओ कि बनाई किसने थी। हमारे यहाँ तो ये कहेंगे कि ऐसी कलाकारी करी किसने थी और पढ़ा किससे था, ये भी बताओ। इसके उलट मैं कहता हूँ कि जो 216 फुट ऊंचा पिसा की मीनार से कहीं बड़ा है, और तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर है, बिना नींव का है, सीधा ग्रेनाइट पत्थर, बीच में कोई मसाला नहीं लगा, जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं लगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है वो। और पिज़्ज़ा की मीनार से ज़्यादा पुराना है, और ज़्यादा पुराने होने पर भी एक अंश भी अपने अक्ष पर नहीं झुका है। ये हमारे पास इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं जिसकी हम बात नहीं करते। उसके पीछे लोग कैसे लगे होंगे। 216 फीट की ऊंचाई पर जो उसका जो कलश जहां पर है वो 81 टन वजन का पत्थर है। 81 टन वजन के पत्थर को बिना मशीनों के इतनी ऊपर लेकर कैसे जाना, वो ज्ञान इन जिन्हें हम कहते हैं कि नैरो ट्रेडिशंस हैं, लिटिल ट्रेडिशन है, इनके बारे में वही लोग ये काम कर रहे थे। हम उनकी बात नहीं करते। फिर मैं छत्तीसगढ़, बस्तर, दरभा, अबूझमाड़, इस क्षेत्र में खूब घुमा हूँ। इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो चोट फेंट लगना तो एक बात है, अगर आपका उंगली वगैरह कट जाती है तो वो लोग जोड़ देते हैं। वहाँ के जो कोड़ाकू हैं, मोड़िया हैं, गोंड हैं, वो स्किन ग्राफ्टिंग की जो तकनीक है, बैगा भी हैं, और वहाँ से लेकर वो झारखंड तक हैं, संथाल में भी हैं। और वो क्या करते हैं, टोड जो होता है, टोड की स्किन को एक खास तरीके से निकालते हैं और स्किन ग्राफ्टिंग, घाव को साफ करके उस पर स्किन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, दोबारा शरीर के अंग जुड़ जाते हैं। वो तकनीक यहाँ पर है। तो जब हम बात करते हैं कि मैं फिर वही कहूँगा कि आप जब ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं और नॉलेज ट्रेडिशन से कट जाते हैं तो समाज की दुर्दशा ये होती है कि वो सिर्फ राजनीति का भोजन बन जाता है। भारत के साथ ये खेल अंग्रेजों ने किया क्योंकि उनके लिए ज़रूरी था, मगर देश में, देश के समाज में, मैं उसे राजनीतिक नारा नहीं मानता। इस देश की आवश्यकता है कि सबका साथ सबका विकास। जिनके पास ज्ञान है उनकी मेन स्ट्रीमिंग क्यों नहीं होती। अब जैसे हमने इसकी बात की, अंग भंग वाले की बात की, इसी तरह से आचार्य सुश्रुत जो है, धन्वंतरी के शिष्य हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात की है उन्होंने। 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है। हमने ड्राइंग्स निकाली और मिला के देखा जनजातीय क्षेत्रों में जो उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं और आज एम्स दिल्ली में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों के बीच में समानता है। और आचार्य सुश्रुत ने जो बताए आप मिलाइए, उसी तरह के ऑपरेटर्स हैं, 19-21 होंगे। फिर उसके अलावा 8 श्रेणियां हैं मानवीय सर्जरी की। उसके अलावा 12 तरीके हैं कि 12 प्रकार का फ्रैक्चर होता है, और 6 तरीके हैं बोन डिसलोकेशन के, जिसे ये जनजातीय समाज ठीक कर रहा है। आचार्य सुश्रुत से ये उनके ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मैं अंत करूंगा क्योंकि विषय लंबा हो रहा है। फिर मध्य प्रदेश की एक छोटी सी बात करता हूँ मैं। जबलपुर से बुरहानपुर, कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा जिसे कहते हैं, भंडारा जिले तक गोंड राजाओं का एक क्षेत्र रहा है। हमने ताजमहल को बहुत सेलिब्रेट किया, मगर प्यार की क्या निशानी होती है अगर आपने जबलपुर के उस मदन महल की कहानी नहीं सुनी। एक रानी को क्या चाहिए, मुझे एक तालाब बनवा के दो, और उसके बाद वो मदन महल बनता है। पूरी जल प्रबंधन की इतनी विस्तृत काम गोंड राजाओं ने किया है, और उसमें एक विपरीत परिस्थिति में पानी आता है, उसको टिका के रखना और उसके बूते पूरे साम्राज्य की समृद्धि की कहानी लिखना। और 35 टैंक हैं मदन महल हिल पर, पिसनहारी की मढ़िया है, बरगी हिल है, उत्तरी ढलान, इन सब पर वो सारे टैंक बने हुए हैं पानी के। और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, 350 वर्ष तक इन राजाओं ने राज किया है, और उन
जगहों को कभी पानी से रीता नहीं रहने दिया। पानी के बूते समृद्धि कहानी लिखने का काम जो किया वो इन ट्राइब्स ने ही किया है वहाँ पर। और अंत की बात करूँ, इस विषय को जल्दी पूरा करने की बात करूँ तो गुजरात में आया हूँ, मैं गांधी जी का जिक्र ज़रूर करूँगा। 1931 में चैथम हाउस में उन्होंने एक भाषण दिया था और भाषण में उन्होंने अंग्रेज़ों को हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कैसे खराब की इसके लिए लताड़ा था। उसके बाद अंग्रेज़ उनके पीछे भी पड़ गए और गांधी जी ने जो तथ्य रखे थे उसके उत्तर पर शोध करने का काम धर्मपाल जी ने किया। और वो जो पुस्तक है जिसे शायद 6 वॉल्यूम है, गुजरात से ही छपा है, विचार साधना केंद्र से, ब्यूटीफुल ट्री या रमणीय वृक्ष, भारत का शिक्षा तंत्र कैसा था महाराष्ट्र में। आपके सरकार के आने से पहले हम स्कूल कॉलेज कैसे चलाते थे, कैसे कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं था, सबके लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आसपास ही कहीं थी। कोई एक व्यक्ति चिंता करता था और आप जिसे कहते हो वो शोषण करता है, वो ब्राह्मणों ने निशुल्क पढ़ाता था। सब बच्चों के पास स्किल्स थे। इसका वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको मिल जाएगा। ब्यूटीफुल ट्री एक शानदार किताब है। और गांधी जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ की स्थिति को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया बल्कि उसका उन्मूलन करने लगे। उन्होंने मिट्टी कुरेदी और जड़ों को बाहर निकाल के खुला छोड़ दिया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत में शिक्षा का रमणीय वृक्ष नष्ट हो गया। गांधी जी ने जो चित्र रखा था वो तथ्यों के आईने में बिल्कुल सही है। और जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो ये बैगा, ये मोड़िया, ये कोरकू, वो संथाल, वो बैगा, सारे लोग जो हैं इस विकास कथा से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि जस्ता कैसे पिघलता है, उन्हें पता है कि वशिष्ठ अरुंधति के पास आता है, उन्हें पता है कि इस मौसम में बारिश होगी, उन्हें पता है कि इस मौसम में कौन सी फसल लगाएंगे, कितना पानी देना है तो कितना उत्पादन आएगा और कैसे हमारी समृद्धि बढ़ सकती है। उस समृद्धि के मंत्र उन लोगों के पास हैं जिन्हें आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया। आज यूनेस्को जब अमूर्त परंपराओं को डॉक्यूमेंट कर रहा है तो ओरल जो नॉलेज ट्रेडिशन है उसको रिकॉग्नाइज किए बिना, उनको श्रेय दिए बिना, उनके ज्ञान को मान्यता दिए बिना, और जब आप स्किल्स की बात करते हैं उनको सर्टिफिकेशन के साथ उनकी मेन स्ट्रीमिंग किए बिना, मुझे लगता है इंक्लूसिव ग्रोथ की स्टोरी अधूरी रहेगी। और अगर ये पूरी होती है तो भारत फिर से जैसे 15वीं शताब्दी की बात थी या 1000 साल पहले की बात थी, अगले 1000 साल तक भी पूरी दुनिया में बिना शोषण के कैसे सबकी समृद्धि का रास्ता तैयार किया जा सकता है, वो मंत्र भारत के पास है, उस जनजातीय समाज के पास है, उस अनुसूचित समाज के पास है, उस ब्राह्मण वर्ग के पास है, जिसे आपने खांचों में बांट के देखा, इस देश ने बांट के नहीं देखा। धन्यवाद।